नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में भले ही अभी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मी हो, लेकिन कांग्रेस की नज़र तो 2023 के विधानसभा चुनाव पर है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव तो उसके लिए सेमीफाइनल होंगे, इसलिए कांग्रेस अपनी हर रणनीति विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बना रही है। अब 73 साल के कमलनाथ को 70 का संकट सताने लगा है। जी हाँ, ये 70 वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस बरसों से नहीं जीत पाई है। अब कांग्रेस की निगाह बीजेपी के मजबूत किलों पर है, लेकिन जिन सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस अब तक तरसती रही है, क्या 2023 में पार्टी इन सीटों पर सेंध लगा पाएगी? अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तैयारी दोनों खेमे में चल रही है। वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस में ज्यादा बेचैनी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। भोपाल में लगातार वो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दी जा रही है। अब 73 साल के कमलनाथ को 70 का संकट सताने लगा है। मतलब कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए कमलनाथ ने एक फार्मूला भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस का इस बार जोर उन सीटों पर ज्यादा है जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रदेश में ऐसी 70 सीटों की पहचान की है जहां पार्टी जीत के लिए वर्षों से तरस रही है। इन सीटों पर वर्षों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि अगर इन सीटों पर जीत हासिल करनी है तो वहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पास मौका होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि ऐसी सीटों पर पार्टी चुनाव के 6 महीने पहले ही अपना प्रत्याशी तय कर देगी। साथ ही यहाँ के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो लगातार उस क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत रहेंगे। इन सीटों पर कांग्रेस ने पूर्व में कई दावे चले, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं कांग्रेस की खास तौर पर नजर उन सीटों पर है जहां से बीजेपी के लोग 7 से 8 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दावपेच उन सीटों पर फुस हो जाते हैं। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार जीत रहे हैं। रैली से गोपाल भार्गव 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं। सीधी से केदारनाथ शुक्ला लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नरेला से विश्वास सारंग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नरियावली में डॉक्टर प्रदीप लारिया, मानपुर से मीना सिंह, सागर में शैलेंद्र जैन, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, इंदौर 2 में रमेश मेंदोला, इंदौर 4 में मालिनी गौड़, इंदौर 5 में महेंद्र हादिया, मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया। ऐसी कई सीटें हैं जहां बीते कुछ सालों में कांग्रेस ने जीत का मुंह तक नहीं देखा। इसे देखते हुए कांग्रेस ने इस बार फैसला लिया है कि ऐसी सीटों पर हम 6 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देंगे। ऐसे में उम्मीदवार के पास भी भरपूर मौका होगा लोगों से मिलने और समझने का। उम्मीदवारों के पास भरपूर मौका रहेगा। वे सीटें जो परंपरागत रूप से हम लोग हार रहे हैं, उनमें 6 माह पहले हम सशक्त कैंडिडेट घोषित कर देंगे, ताकि उन्हें पूरा समय मिले और वो भारतीय जनता पार्टी की हर चुनौती का सामना कर सकें, जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे। तो ये स्ट्रेटजी का अंग है और हमारे प्रेसिडेंट कमलनाथ जी खुद उसको स्पष्ट कर चुके हैं। ये दोनों ही चुनाव मिशन 2023 के समक्ष सेमीफाइनल हैं। इन चुनावों का परफॉर्मेंस का लाभ हमें 2023 में मिलेगा। हमारी तैयारी पूरी है। माननीय कमलनाथ जी ने बूथ लेवल तक हमारी स्ट्रेटजी बना ली है और हम उसमें सफल होंगे। कांग्रेस भले ही 70 वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही हो, लेकिन बीजेपी इसे बस सपना बता रही है और कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। इस प्रकार के कई सारे चीफ अपना व्हीप लेके मध्य प्रदेश में आएंगे, क्योंकि 2023 में यहाँ पर आम चुनाव है। तो अब मध्य प्रदेश इस दृष्टि से ऐसे चीफ अपने व्हीप लेके आएंगे। ऐसा एक पर्यटन का केंद्र बनने वाला है। ये पर्यटक से ज़्यादा कुछ इनकी भूमिका मध्य प्रदेश में होने वाली नहीं।
मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार से कम अंतर के साथ हार गई थी। साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस नए पुराने चेहरों के सहारे उतरने की तैयारी में है, ताकि चुनाव तक पार्टी का चेहरा बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो सके। लेकिन सवाल यही कि 73 साल की कमलनाथ या 2023 में कांग्रेस का ये 70 का संकट खत्म कर पाएंगे, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। शर्मा जी लगता है कुछ अभी जुड़ने में समय। ब्रजेश जी सबसे पहले आप ही के पास कि 70 सीटों की चिंता कांग्रेस कर रही है, 230 सीटें हैं तो 160 की चिंता कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर 2003 से लेकर 18 तक हम देखें तो कभी 3 अंकों में कांग्रेस पहुंची नहीं थी, ना 3, ना 8, ना 13, 18 अपवाद था और इसके बाद फिर वो वापस 2 अंकों में पहुंच चुके हैं। तो अगर 70 सीटों की चिंता है तो सबसे पहले तो ये जवाबदेही तय की जाए कि 6 महीने पहले ही क्यों, 5 साल पहले क्यों नहीं? अगर कोई कैंडिडेट आपको लगता है कम अंतर से चुनाव हारा है या वो योग्य है तो उसको अगले बार का आप हिंट कर दीजिए कि आप ही तैयारी करिए और अगले चुनाव में फिर हम आपको मैदान में उतारेंगे। क्योंकि जिन परंपरागत सीटों की हम बात कर रहे हैं वहाँ चाहे बीजेपी की परंपरागत हो चाहे कांग्रेस की, हम देख रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की परंपरागत सीटें वहाँ कांग्रेस हर बार उम्मीदवार बदल देती है, इस उम्मीद में कि शायद ये नया आदमी पुराने लड़ाके को ढेर कर देगा, शायद ये नया आदमी फिर से हमको जीत दिला देगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के पास कोई नई रणनीति नहीं है। हम उनकी सारी रणनीतियों पर यदि चर्चा करें तो वो सिर्फ बीजेपी के पीछे पिछलग्गू बनती दिखती हैं। चाहे वो बूथ विस्तार की बात करें, चाहे वो हारी हुई सीटों की बात करें, बीजेपी उन हारी हुई सीटों पर फोकस करती है। वो देखिए किस तरह से मेहनत करती है कि वो अजय सिंह, राहुल भैया जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, जिनको एक गुमान था कि वो नहीं हार सकते, उनको हरा देती है। तो उन सीटों पे बात करती है। वो कमलनाथ की सीट जीतने की बात करती है, कमलनाथ की सीट जीत भी जाती है। आप देखिए उनके क्षेत्र में जाकर, तो आप देखिए कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट जीत गई। तो जो बीजेपी मेहनत करती है हारी हुई सीटों पर, वो प्रभारी बनाती है, उनके लिए रणनीति बनाती है। तो कांग्रेस उसमें कुछ नया नहीं कर रही है। कांग्रेस तो इतनी भी कर रही है मनोज जी, आज यदि उनका ट्वीट देखें मध्य प्रदेश कांग्रेस का, तो अब की बार 200 पार नारा भी उनको बीजेपी से ही चुराना पड़ा। लौट के आ रही कांग्रेस सरकार, ये नारा है उनका। तो आप सोचिए कि ये नारा किसने दिया था? बीजेपी का नारा था कि अब की बार 200 पार। बिल्कुल, और अलग अलग जगह अलग अलग उसी वो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से इतनी बड़ी पुरानी पार्टी दिवालिया हो चुकी है। अब वो सिर्फ नकल करके आगे बढ़ना चाहती है। और नकल में कितना होता है, नकल से कोई मेरिट में नहीं आ जाता मनोज जी, क्योंकि चोरी चोरी करते हो आप, पिछलग्गू बने रहते हो। जब तक आप इसकी नकल करते हो उसके लिए अकल की जरूरत होती है। बिल्कुल, जो पीछा करते हो आप पिछलग्गू बन कर रह जाते हो। आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे। अलग से रणनीति कोई नहीं है आपकी। आप हमेशा यदि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो तो वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ है, तो आप सॉफ्ट की तरफ चले गए हो। आप देखिए कि वो जातियों को साधने की बात करते हैं तो आप जातियों को साधने के लिए पीछे चले जाते हैं। यदि वो राम मंदिर के लिए चंदा जुटाते हैं तो आप चंदे पे सवाल खड़े करते हो, लेकिन आपके बाकी के नेता वो चंदा जुटाने लगते हैं, चंदा देने लगते हैं। ताजा मामला खिलौनों का है। ताजा मामला खिलौनों का है। देखिए, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं, अपनी रणनीति कुछ नहीं है, लेकिन वो उस हथियार से ही अपनी जीत दर्ज करना चाहती, उसी हथियार से सामने वाले को, विपक्ष को चित करना चाहती, जिसके तर्कस में उससे ज्यादा मजबूत हथियार है, जिसकी धार उनने बहुत पैनी कर ली है। ये भूतरी धार लेकर जाते हैं और तीर चलाते हैं, कोई कारगर नहीं होता। जिन 70 सीटों की बात कर रहे हैं, आपने सही कहा, बाकी सीटों पे को वो अपनी सीटें तो बचाने की पहले रणनीति करना चाहिए। वो विपक्ष, वो 70 और पार्टी में चलाने के पहले वो अपनों पर चला लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जो बचे हुए तर्कस में उनके तीर रहते हैं वो फिर वो सरकार पर इस्तेमाल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई थी उसी तरह से बनाई, और किसको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? अरुण यादव को। जिस अरुण यादव को वो खुद नहीं जानना सोच रहे थे कि वो खुद ही नहीं जीत पाएगा, उसको पूरे प्रदेश में आपने समीकरण साधने के लिए जातिगत समीकरण किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से जो निर्दलीय लड़े हैं, बाकी के लोग हैं जो जनाधार वाले हैं, उनको कैसे पार्टी से जोड़ा जाना चाहिए। तो अमित शाह बनने के लिए उनको अरुण यादव चाहिए। तो आप देखिए कि रणनीति क्या है। रणनीति वही है जो बीजेपी आजमा चुकी है। बीजेपी उससे आगे की रणनीति बनाती है। ये 5 बूथ की, एक यूथ पर 5 बूथ की बात करते हैं, वो बूथ विस्तार की बात करते हैं, वो पन्ना तक पहुंच जाते हैं। और अब तो वो वीक बूथ मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जो उनके वीक
हैं भूत, उनको भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन उनके पास वैसा संगठन नहीं है कांग्रेस के पास। आप रणनीति उनकी कागजों में ही रहेगी, धरातल पे उसका कितना असर होगा ये तो देखने की बात होगी। क्योंकि आज तक जितनी भी रणनीतियां बनी हैं, चाहे वो आंदोलन की रणनीति बनी हो, चाहे घर घर जाने की अनुमति, पहुंचने की अनुमति वो बनी हो, रणनीति बनी हो, एक में भी कांग्रेस पूरी तरीके से सफल नहीं हुई मनोज। बिल्कुल, और शायद इसीलिए आदम गोडवी ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो कुछ ऐसी स्थिति हम देखते हैं। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है कि कांग्रेस की चिंता ये है कि बीजेपी वो 70 सीटें क्यों जीत रही, परंपरागत उनको कैसे जीते। तो उसके अच्छा ये बेहतर होता कि वो गोविंद सिंह, आरिफ अकील, केपी सिंह अपने इन नेताओं से पूछते कि आप अपनी सीट क्यों नहीं हार पा रहे, या बीजेपी आपको क्यों नहीं हरा पा रही, या वो कौन सी टैक्टिस है कि तमाम आंधियों में आप इनको हरा नहीं पाते और ये अपनी सीट बरकरार रखते। तो शायद इस जीत का फार्मूला उनके अपने घर से निकला है। देखिए मनोज जी, मैं एक पुराने संस्मरण से बात शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। मुझे अच्छे से याद है कि एक किसी बात को लेकर के मैंने शिवराज जी से बात की थी। शिवराज जी उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे। तो हमने कहा अमुक व्यक्ति को टिकट मिल रही है, कट रही है। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि जिस आदमी का जनाधार होगा, जो जनता से निरंतर कनेक्टिविटी रखेगा, दुख सुख में शामिल होगा, ऐसे व्यक्ति की टिकट कौन काटेगा? बोले हमारी कोई काट लेगा क्या? कैलाश जी की कोई काट लेगा क्या? ये शब्द थे उनके, और इन शब्दों में सब कुछ समाहित है। निश्चित और वो सबसे बड़ी चीज ये है कि केपी सिंह जीतते हों, आरिफ अकील साहब जीतते हों, या अन्य जिनके आपने नाम लिए हैं, गोविंद सिंह जी सहित, वो ये एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क ही नहीं बल्कि उनकी मदद करते हैं। इसलिए जो है वहां ये स्थिति बनती है कि इनको कोई हराने वाला नहीं है। आप गोपाल भार्गव का देख लीजिए, सबको मालूम है गोपाल भार्गव जी किस व्यक्ति की कितनी मदद करते हैं। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए, आप और हम चले जाते हैं तभी वो मदद करते हैं। सब वो कहते हैं कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप उनके जो सामाजिक अटैचमेंट्स हैं उनकी बात देख लीजिए। ये इसलिए आप उसको इस एंगल से जब तक कार्यकर्ता को तैयार नहीं करेंगे कि वो जनता की सेवा करे, जनता से कनेक्टिविटी रखे, तब तक आप योजना बनाते रहिए। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की नकल करेगी तो वो फायदे में नहीं रहेगी। ब्रजेश जी ने भी यही कहा है। क्यों नहीं रहेगी फायदे में? क्योंकि भाजपा के पास योजनाओं को डिलीवर करने वाला संगठन है, और कांग्रेस मूवमेंट है, कांग्रेस आंदोलन है। वो भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है, भीड़ कांग्रेस के पास आती रही है बरसों बरस तक। इसलिए जब से उन्होंने ये भीड़ वाला फार्मूला छोड़ करके और भाजपा वाला फार्मूला अपनाया है, वो साफ होते जा रहे हैं, पूरे देश भर में साफ होगा। क्योंकि वहां जो है ये केवल एक हल्ला करते हैं और लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक अलग किस्म की पार्टी रही है। बिल्कुल। वो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। आप उसको कार्डर बेस्ड पार्टी बनाएंगे, आप जो है फुल टाइम प्रचारक रखेंगे, या जो है 1 साल भर के लिए 2 साल के लिए जो है वो सेवादानी रखेंगे, इनसे आपको लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। भाजपा ने संघ के जो प्रचार का मामला है, संघ का जो काम करने का तरीका है, उसके आधार पर एक राजनीतिक पार्टी तैयार की है। उस राजनीतिक पार्टी में वही सब काम होता है जो संघ में होता है। वैसे ही लोगों के साथ प्रशिक्षण होते हैं, वैसे ही लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है, वैसा ही लोगों के घरों में आना जाना होता है एक प्रकार से। क्योंकि यहाँ दोनों बातें होती हैं। आप जो है विशेष प्रचार का भी एक माध्यम है, मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, विशेष प्रचार का भी तरीका होता है, जनता के साथ कनेक्टिविटी भी। आप देखिए कोरोना काल में आप नजर उठा करके देखिए मनोज जी, तो कोरोना काल में क्या था? कोई सांगठनिक गतिविधि करने की स्थिति नहीं थी, लेकिन लोगों की मदद करने के नाम पर जो है वो उसके लिए भाई कैसे कैसे लोग जो है वहाँ बच सकते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कई सारी चीजें, जनहित की योजना या जो लाभ कैसे पहुंचे उसके सारे लगे रहते थे। आप एक बात देखिए कि जो खिलौने वाला मामला है, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि गरीब व्यक्ति के साथ, सामान्य व्यक्ति के साथ कनेक्टिविटी का मामला है। अब आप कमलनाथ जी उनको देख करके एक योजना बना लेंगे, वो योजना हमारे टीवी चैनलों पर डिबेट का विषय हो जाएगी, अखबारों की सुर्खियां बन जाएगी, और कमलनाथ जी आराम से सो जाएंगे जाके, क्योंकि नीचे उसको डिलीवर करने वाली वो जो है टीम नहीं है जो टीम भाजपा के पास है। तो कुल मिलाकर के ये शोर शराबा सुसु शोबाजी के लिए तो बिल्कुल सही कमलनाथ चल रहे हैं, अदरवाइज जनता के बीच में उसकी रहेगी क्या? तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन जो है वो सबसे मायने रखता है, और आपके बारे में परसेप्शन क्या बना हुआ है, क्या बनना चाहिए था, क्या आप बना के लेके आए थे,
इसकी आपको समीक्षा करना चाहिए। तो कोई कांग्रेसी सुनने को तैयार नहीं है। अदरवाइज परसेप्शन जो मालूम है, 2 लाख रुपया का कर्जा देने वाला एनपीए के कर्जा उतार रहा था, बैंकों का कर्जा उतार रहा था, बैंकों की डूबत राशि लौटा रहा था। तो ये आपके बारे में अवधारणा बनी हुई है। आपने आते ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी, एक अखबार का दफ्तर तोड़ दिया, पत्रकारों को परेशान करना चालू कर दिया, जनता में बदला लेना चालू कर दिया। परमानेंट आ गए हैं अपन, जितने भी भाजपा सरकारों ने बदला लिया है उनके साथ हम बदला ले लें। आपने अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, आपने अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये तो उसी दिन तय हो गया था कि जब उन्होंने उपचुनाव के लिए अपनी सबसे सेफ सीट चुनी कि वो अगर इतने मजबूत कैंडिडेट होते या बीजेपी के खेमे में सेंधबाजी करना होती तो बेहतर होता कि वो बीजेपी के किसी एक उम्मीदवार का, एक विधायक का इस्तीफा कराते, वहाँ से चुनाव लड़ते तो एक मैसेज जाता। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज़ भी है कि बात हो रही है कि 6 महीने पहले से कैंडिडेट घोषित कर देंगे। लेकिन हमने देखा था उपचुनाव की अगर हम बात करें, जब सरकार गई 28 सीटों पर उपचुनाव होना था और आपको पता था कि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा, तब आप अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए। आप इन चुनाव के वक्त पर आपको उम्मीदवार नहीं मिले। अब आप कह रहे हैं कि हम 6 महीने पहले योग्य उम्मीदवार, उस 28 में भी आपको बीजेपी से जो लोग नाराज़ थे या टूट कर आए थे, आपने उनको लोगों को टिकट दिया। ऐसे कांग्रेसियों को टिकट दिया जो आपको धोखा देकर बीजेपी के खेमे में गए थे और चुनाव हारे। इसके बाद वो वापस आए, आपने उनको चुनाव लड़ा दिया था। तो जब आप 28 सीटों की रणनीति 6 महीने पहले नहीं बना पाते हैं तो 70 सीटों की कैसे आप रणनीति पहले से तैयार करेंगे? और क्या गारंटी है कि 70 सीटें आपने समय से पहले टिकट दे भी दिया 6 महीने पहले, तो जो दूसरा धड़ा है, दूसरा जो विरोधी गुट है कांग्रेस का आपस में, वो उसको 6 महीने तक टिकने भी देंगे या जीतने देंगे? सबसे बड़ी बात मनोज जी यही है कि जितने भी चुनाव आपने देखे हैं कांग्रेस के, और कभी बड़े नेताओं से हम बात करते थे, पूछते थे कि भाई बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, आप एंड टाइम पे क्यों घोषित करते हो? तो उनका कहना रहता था कि यदि पहले से घोषित कर दिए तो हमारी हार तय है, या तो वो उड़ जाएगा। हमने देखा कांग्रेस के कैंडिडेट उड़ के चले जाते हैं। आप देखिए कि या तो पाला बदल लेगा, भिंड में देखिए भागीरथ प्रसाद को चला गया, या फिर उनको अपने ही हरा देते हैं। तो जो जो लॉबी सक्रिय हो जाती है, उससे बचने के लिए ही कांग्रेस ये तर्क देती रही हमेशा कि वो गुटबाजी इतनी है कांग्रेस में कि हम एंड टाइम पे घोषित करते हैं। नहीं तो आप देखिए कि उनका तो बी फार्म भी लूट के ले जाता है दूसरा ग्रुप। तो अब आप छोड़िए कि जब उसको 6 महीने मिल जाएगा तो जीतने की बात क्या कर रहा हो, उसकी जमानत जब्त करवा देंगे कांग्रेस। कोई दूसरा उदाहरण है कि दीपक बावरिया ने कहा था चुनाव जीतेंगे तो उप मुख्यमंत्री होंगे, तो कांग्रेस का सबसे पहले उप मुख्यमंत्री को चुनाव हराया जाए। बिल्कुल, आप देखिए। तो आप ये कांग्रेस की स्थिति, यदि वो 70 सीटों पे घोषित कर देंगे तो कांग्रेस की उन 70 सीटों पे पहले से सोच लेना आप कि उसके खिलाफ शुरू हो गए कांग्रेसी, उसे मजबूत करने के लिए नहीं लगेंगे। और जो उम्मीदवार रहता है कांग्रेस का, वो हमेशा एंड टाइम पे जब सक्रिय होता है तो जो लोग नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, वो उतने सक्रिय नहीं हो पाते। नहीं तो वो जड़ों में इतना मट्ठा डाल देंगे कि 6 महीने क्या, जब वो चुनाव आएंगे तब तक या तो वो खुद ही चला जाएगा या वो खुद ही हाथ जोड़ लेगा कि मुझे नहीं, और उससे इतना खर्चा करवा लेंगे। और किसकी बात की गारंटी किसकी है कि कमलनाथ जी ने 6 महीने पहले दे दिया तो कांग्रेस का ही वो नेता जो कह रहे थे ना शर्मा जी कि भरोसा जनता की तो छोड़िए, कांग्रेस का नेता ही भरोसा नहीं करेगा कि एंड टाइम पे मेरा टिकट तो नहीं बदला जाएगा। मालूम चला कि मेहनत मैंने की। हमने देखा है कि सुरेश पचौरी ने नर्मदापुरम संभाग में खूब मेहनत की, वो सांसद बनने वाले थे, एंड टाइम पे टिकट नहीं मिला, राव उदय प्रताप सिंह को दे दिया। तो जब वहां के प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं है कि गुटबाजी में उनका टिकट भी कट जाता है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज जी, तो आप सोचिए कि ये हालात है कांग्रेस के। प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत छोटी चीज है ना। आप देखिए दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनको भोपाल से चुनाव लड़ना है, ये उनको मीडिया बताता है कि कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी है कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, अरुण यादव को बुधनी से लड़ेंगे, ये भी मीडिया ने ही बताया। और अरुण यादव उस जो आपने कहा कि वो पूरे समय खंडवा में मेहनत करते रहे, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं, कि सर्वे में उनका नाम नहीं है। तो ये तो जो आप कांग्रेसी समझते हैं ना कि जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ एक कांड हो सकते हैं तो वो कहां से पैसा खर्च करेगा। 6 महीने पहले से भी आपने यदि उसको घोषित कर दिया तो वो हाथ जोड़ने में उसके 6 महीने निकल जाएंगे, लोगों को मनाने में। शर्मा जी, ये गुर तो कमलनाथ भी सिखा सकते थे कि मैनेजमेंट के महारथी हैं और एक चुनाव को छोड़ दें तो 80 से अभी तक वो चुनाव जीतते रहे, विधानसभा छोड़ दें तो वो जो जीत है उनकी, वो क्या जनाधार वाली नहीं, मैनेजमेंट वाली है, और बाकी लोग ये नहीं कर पाएंगे शायद, इसलिए वो दूसरों को टिप्स दे रहे हैं या दूसरों से सीखने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक नई बात कहता हूँ जी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, जब प्रहलाद पटेल ने वहां से चुनाव लड़ा था तब मेरी समझ में आई थी बात। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा क्या बात है, क्या पोजीशन लग रही है? बोले अभी तक तो पोजीशन अच्छी है लेकिन चुनाव हार जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या भाजपा के जितने नेता हैं सब कमलनाथ के पिट्ठू हैं बोले। और आप देख रहिए वो जो पीढ़ी जब से गायब हुई है,
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर चौधरी चंद्रभान सिंह से लगा करके जब पीढ़ी गायब हुई है तो 35,000 वोट जो है पार्लियामेंट के अंदर आ गए थे। बिल्कुल, क्योंकि ये इन परिस्थितियों का आप समझिए कि जिस भाजपाई से आप वो भी उम्मीद तब करते, जब उम्मीदवार उतना तगड़ा नहीं था बीजेपी का। हाँ उम्मीदवार तगड़ा नहीं, तो जब से बीजेपी ने ये चेंज किया है जनता की भावनाओं को, मैं बीजेपी पे नहीं बोल रहा, मैं फिर कमलनाथ जी पर जाता हूँ। कमलनाथ जी का जो छिंदवाड़ा है वो अजय इसलिए है क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति कमलनाथ जी की तरफ देखता है, कमलनाथ जी के प्रति लालच भरी नजरों से देखता है, वो चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, और वो मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मदद नहीं करते, वो मदद करते हैं, और उस मदद का परिणाम ये निकलता है कि भाजपा का आदमी लास्ट दिनों में जोर ही नहीं लगाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रहलाद पटेल जी का जब खंडवा से छिंदवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो मैं उस छिंदवाड़ा के प्रचार को देखने गया था विशेष रूप से, और क्या माहौल बना हुआ था, क्या माहौल बना हुआ था। मैंने लोगों से बातचीत करी, कहने बोले शेर आया है चुनाव जीतेगा। अलग से मैं लोगों से बात करता रहा। मैंने शाम को जब उनसे मिलने लगा जालम से और प्रहलाद जी से, तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी पोजीशन है। कहने बोले ये आज तो है, मतदान के दिन ऐसी नहीं रहेगी। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे कमलनाथ के आदमी हैं। बोले तो यही बात मुझे जब शिवराज जी तो इसको अगर आज के संदर्भ में देखें कि जो प्लानिंग कांग्रेस आज कर रही है, तो क्या इस पर वो 2023 के चुनाव घोषित होने तक अमल करती रहेगी कि हमको इस काम करना है? क्योंकि हमने देखा बीजेपी ने गुना छिंदवाड़ा के लिए स्वतंत्र देव सिंह को भेजा, वो लगातार दौरे करते रहे, और हमने खंडवा का वो गुना का नतीजा देखा भी, और छिंदवाड़ा में भी जो स्थिति थी वो देखी भी है। लेकिन क्या कांग्रेस की जो हम बात कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करने वाला कोई नेता होगा, और वो होगा तो अपनी चिंता करेगा बजाय इनके कि इन 70 सीटों की चिंता करें? देखिए, तो मीडिया माहौल है ये, अपन भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, और कमलनाथ जी भी समझ रहे हैं कि ये मीडिया में माहौल बनाने का वातावरण है। मैं जैसा कह रहा था, शिवराज जी के पिताजी का निधन हुआ तो मैं भी गया था वहां बैठने के लिए, तो मुझे उन्होंने एक लाइन बोली थी उस समय। उन्होंने कहा था कि एक मेरी सभा और करा देते तो हम जो है एक लोकसभा सीट कमलनाथ जी वाली भी जीत लेते। यानी ये समझ लीजिए कि एक सभा नहीं होने दी, और मैं समझता हूं कि वो बहुत कहीं मित्रता का मामला रहा होगा, तो वो एक सभा नहीं हुई जिसके कारण, क्योंकि वो चुनाव आयोग ने दिक्कत कर दी थी, आगे नहीं जा पाए थे शिवराज जी, आपको ध्यान होगा उस मामले में, सभा नहीं कर पाए। कलेक्टर को फटकार लगाई थी कलेक्टर को, हाँ वो सब चीजें समझने वाली बात थी। तो कुल मिलाकर भगवान ने भी तो अपने सुदामा मित्र के लिए बहुत कुछ किया था, तो एक आधा ये भी सही। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ वातावरण बदल चुका है, और उस वातावरण बदले हुए में ये 70 सीटें, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि 70 सीटों को बचाने के चक्कर में वो कहीं जीती हुई ना हार जाएगी। ब्रजेश जी, एक और चीज हम देखते हैं, चौकीदार रात में आवाज लगाता है जागते रहो। अगर हमको ही जागना है तो उसको रखने की जरूरत क्या है? तो ये अभी से तो नहीं कर दिया कि आप हमने आपको बता दिया कि भैया 70 सीटों पर हमारा फोकस है, तो अब आप देख लीजिए कि इनको कैसे बचाना, बाकी 160 में जो होगा वो चुनाव के समय देखेंगे। देखिए मनोज जी, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो शर्मा जी कह रहे हैं कि माहौल बनाने की, एक होता है कि अपने हाईकमान को ये जताने के लिए जो कांग्रेस में होता रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। देखिए आप, हारी हुई सीटों के लिए भी रणनीति बना रहा हूँ, तमाम तरह के सब हथकंडे अपना रहा हूँ कि कैसे सरकार में हम कैसे आ जाएं। लेकिन उस हाईकमान में देखने वाला कौन है? जिसको देखना है वो तो लंदन चले जाते हैं, लेकिन कार्य समिति की बैठक छोड़कर। उनको दिखाना भी कौन चाहता है? वो तो सोनिया जी की बदौलत है ना, कमलनाथ जी। यदि उनकी चल रही होती, जो चले जाते हैं, तो सिंधिया आज कांग्रेस में ही होते मनोज जी, बीजेपी में नहीं होते। बिल्कुल। और सिंधिया ही एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण है। ताजा हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल है जो खुद वो राहुल गांधी लेकर गए थे। तो आप देखिए कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, कोई बुजुर्ग आदमी जाता हुए दिखा आपको? नहीं दिखा। कांग्रेस से जो यूथ है वो भाग रहा है, जिसको भविष्य नहीं दिख रहा है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, जो कुछ आगे करना चाहता है पार्टी में, उसको कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। जो बुजुर्ग हावी हैं, जो पुराने रणनीतिकार हम जिनको कह रहे हैं, जो एक घेर के बैठे हुए हैं पूरे पार्टी को, वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी नाक को डुबो रहे हैं। 70 का जो संकट है वो 75 साल के 80 साल के लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस यूथ को आगे लाना चाहिए था, जो लड़ सकता है, जो जुझारूपन है उसमें, जो आज हार भले ही जाएगा मनोज जी, लेकिन वो लगातार मेहनत करेगा। उसको जब भरोसा होगा कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मुझे यहाँ से टिकट देगी, तो हारी सीट पे वो दाव लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकट तो भरोसे का ही है कि वो अगर भरोसा ही होता
तो वो 70 सीटें बीजेपी के नेता 5-5, 6-6, 8-8 बार से नहीं जीत रहे लेकिन होते। यहाँ तो लोगों को ढूंढा जा रहा है। उस 70 सीटों की बात हो रही है, उसमें ये भी कि वहां निर्दलीय कौन खड़ा हुआ था, वो कितने वोट ले गया था, उसको भी घेरो। हो सकता है उसी को टिकट दे दें। तो इस तरह की घेराबंदी होगी, इस तरह से लोग लाए जाएंगे, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता तो भागेंगे ही ना वहां तो से। उसमें राजेश जायसवाल जैसे उदाहरण भी है ना, कि जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दो, उसको जिता दो, और जब कमलनाथ के इस्तीफे के पहले उसका बयान आ जाता है कि जनता ये चाहती है कि मैं उनके भले के लिए अच्छे राजनीतिक दल से जुड़ूं, इसलिए वो भाजपा में चले जाते हैं। तो शायद ये प्रवृत्ति भी कांग्रेस को ध्यान देना होगा। लेकिन अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को बस यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, ब्रिजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर 73 साल के कमलनाथ के सामने संकट यही है कि जो 70 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस लंबे समय से संकट में रही है, कहीं 8 चुनाव से, 5 चुनाव से, 4 चुनाव से, उससे कैसे लड़ा जाए, उस पर कैसे नैया पार लगाई जाए। लेकिन उसके चक्कर में कहीं 160 सीटों के ऊपर कोई खेला ना हो जाए, इसकी चिंता भी कांग्रेस को करना होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।